आप ये कहेंगे कि सर वो अमेरिका और इंग्लैंड वाले लोग तो इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं, भले उन्हें टेंस नहीं आते। वो तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमें हिंदी बोलनी आ जाती है, भले हमें लिखनी आए ना आए, पढ़ना आए ना आए, क्योंकि ये हमारी मातृभाषा है। उसी तरह से वो उनकी मातृभाषा है, इसलिए उनको बचपन से ही सुन सुनकर वो भाषा आ जाती है। लेकिन जब भी किसी व्यक्ति को किसी दूसरी लैंग्वेज को सीखना है तो उस लैंग्वेज की ग्रामर उसको आनी चाहिए, और टेंस किसी भी लैंग्वेज की ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और टेंस इंग्लिश की एक तरह से रीढ़ की हड्डी समझो आप। इसीलिए ये जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है इसमें हमें बोलना सीखना है, लेकिन हमें बेसिक ग्रामर आनी चाहिए ताकि हम सेंटेंस को बना पाएं जब भी हमारा मन हो। अब ऐसा तो है नहीं कि आपके मन में एक सेंटेंस आया कि इस सेंटेंस को बनाता हूं और आप गूगल में सर्च करेंगे कि सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, या फिर आप किसी को फोन करके पूछेंगे कि बताओ कैसे बनाया जाएगा। आपके दिमाग में खुद प्रोसेसिंग होनी चाहिए कि आपके मन में आया कि इस सेंटेंस को मैं कैसे बनाऊं, मैं ऐसा बोलना चाहता हूं, और तुरंत आपको ये ध्यान आ जाए कि ये सेंटेंस इस हिसाब से बनेगा, इस कैटेगरी का है, इस रूल के हिसाब से बनेगा। ठीक है, तो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में मैं आपसे ये कह सकता हूं कि बेसिक ग्रामर है उसमें टेंस इंपॉर्टेंट है। और ग्रामर यूं तो बहुत वास्ट है, हमें सारी ग्रामर नहीं पढ़नी है, लेकिन हमें क्या पढ़ना है, 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि सेंटेंस बनाने के लिए समझो 100% इंग्लिश को कवर करते हैं। कौन कौन से टॉपिक्स हैं? सिंपल सेंटेंस जिनमें सब्जेक्ट किसी काम को करता नहीं है, टेंस के सेंटेंस जहां पर सब्जेक्ट किसी काम को करता है, कॉजेटिव वर्ब्स जहां पर सब्जेक्ट काम को करता नहीं करवाता है। कौन सी होती हैं कॉजेटिव वर्ब्स? गेट, मेक, लेट, हेल्प, हैव। मोडल वर्ब्स जैसे कैन, कुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, वुड। और पैसिव वॉइस, इंग्लिश स्पीकिंग में पैसिव वॉइस से भी सेंटेंस को बनाने की जरूरत पड़ जाती है। तो ये जो बेसिक ग्रामर है हम इसको स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे, और उसके बाद हमें प्रैक्टिस भी करनी है और फिर स्पीकिंग पे आना है। तो आज का ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं सभी टेंसेस को कवर करूंगा और आपको कई रूल्स बताऊंगा और उनके एक्सेप्शनल केसेस भी बताऊंगा। तो अगर आपको ये लगता है कि मुझे तो टेंस आता है, आप देखिए वीडियो को, आपको खुद महसूस होगा कि आपको टेंस कितना आता था। ये शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की, इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को ध्यान से एंड तक आपको देखना है। कोई भी सेंटेंस टेंस का सेंटेंस तभी कहा जाएगा जब उस सेंटेंस में सब्जेक्ट किसी न किसी काम को करता हुआ बताया जाएगा। काम का मतलब किसी न किसी क्रिया को। जैसे मैं आपसे कहूं मैं खेल रहा हूं, सब्जेक्ट हूं मैं, और मैं क्या काम कर रहा हूं, खेलने का। तो मैं खेल रहा हूं, यहां पर मैं किसी काम को कर रहा हूं, तो ये सेंटेंस एक टेंस कैटेगरी का सेंटेंस है। जैसे मैं खेलता हूं, मैं खेलूंगा, मैं खेल चुका हूं, मैं खेल चुका था, मैंने खेला, मैं खेलूंगा, मैं सुबह से खेल रहा हूं। इन सभी सेंटेंसेस में आप देख रहे हैं मैं हूं सब्जेक्ट और मैं किसी न किसी काम को करता हूं, कर चुका हूं, कर रहा हूं, करूंगा, इस तरह से बताया गया है। तो ये सभी सेंटेंस होंगे टेंस के सेंटेंस। टेंस के सेंटेंस 3 टाइम में कहे जाते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, और हर टाइम में 4 कैटेगरीज हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसीलिए हम कह देते हैं कि यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह से पास्ट की भी 4 कैटेगरीज, उसी तरह से फ्यूचर की भी 4 कैटेगरीज। हर कैटेगरी की पहचान आपके सामने लिखी है, हर कैटेगरी में कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब यूज होगी ये भी लिखा है। लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं चलता है, इसके अलावा जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज टू और वुड की एंट्री हो जाना, या फिर फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस में विल की जगह वुड का यूज हो जाना, या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में सिंस फॉर का यूज होना, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस फॉर के अलावा फ्रॉम का यूज होना। तो आज की इस वीडियो में एक एक करके हम सबको देखेंगे। सबसे पहले चलते हैं प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस पे। प्रेजेंट के इनडेफिनिट टेंस की पहचान होती है ता, ते, ती, और चूंकि ये प्रेजेंट है
इसलिए तातेती के बाद है हो हूं आ सकता है। इंपॉर्टेंट ये है समझना कि तातेती जब हम कह रहे हैं तो क्रिया, उस सेंटेंस की जो भी क्रिया होगी उसके साथ में तातेती लग के आएगा। जैसे मैं जाता हूं, जाना ये क्रिया है, उसके साथ में लग के आया ता, जाता, है ना। जाना क्रिया है, जाता बोल दिया। वो मुझसे मिलता है, मिलना, मिलना क्रिया है, वर्ब है, उसके साथ में ता लग गया, वो मुझसे मिलता है। वो मुझसे मिलती है, हम आपसे मिलते हैं। तो तातेती के साथ है हो हूं जब सेंटेंसेस में आता है तो वो सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट के इनडेफिनेट टेंस के सेंटेंस। इसके रूल्स क्या हैं आपके सामने लिखे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य जिनमें नहीं का प्रयोग नहीं होता। नेगेटिव सेंटेंस जिनमें नहीं का प्रयोग होता है और नहीं की वजह से ही यहां पर नॉट भी आ रहा है। इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, जहां पर क्वेश्चन मार्क आपको सेंटेंस में दिखेगा, सेंटेंस में कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेगेटिव इंटेरोगेटिव यानी प्रश्न भी पूछा जाएगा और सेंटेंस नेगेटिव भी होगा। ठीक है, इनके रूल्स देखिए। सबसे पहले एक चीज को आपको पता होना चाहिए जब भी आप किसी सेंटेंस को बनाएंगे, सब्जेक्ट। ये जो सब्जेक्ट है इसके हिसाब से ही चीजें आगे चलती हैं। और सब्जेक्ट क्या होते हैं, या तो सिंगुलर या प्लूरल। सिंगुलर मतलब एक है जो सिंगुलर, एक से ज्यादा है प्लूरल। और ये जो सिंगुलर और प्लूरल हैं ये या तो फर्स्ट पर्सन होंगे, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन। आई मतलब मैं, आई एक फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। वी एक फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है। यू हमेशा सेकंड पर्सन सब्जेक्ट है और हमेशा ही प्लूरल माना जाता है, इसका कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं मानी जाती। और ये जो जितने भी सब्जेक्ट हैं, ही, शी, दिस, दैट, इट, या कोई भी सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन, नाउन का मतलब नेम, सिंगुलर मतलब कोई एक, किसी एक व्यक्ति का नाम, किसी एक जगह का नाम, किसी एक चीज का नाम, ये सभी नाउन है। अगर एक है तो सिंगुलर, एक से ज्यादा है तो प्लूरल। ये सभी हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, ये सभी हैं थर्ड पर्सन के प्लूरल सब्जेक्ट। अब चूंकि सब्जेक्ट के हिसाब से ही आगे चीजें होंगी, इसलिए मैं आपको ये बता दूं, इस टेंस में डज और डू का यूज किया जाता है, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं, नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में या नेगेटिव इंटरोगेटिव में कहां पर डज का यूज होता है, कहां पर डू का, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमेशा ध्यान रखिए यूज होगा डज। और इसके अलावा बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो, चाहे वो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल हो वी, या सेकंड पर्सन हो यू, या फिर थर्ड पर्सन के जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होंगे, इन सभी के साथ में क्या लगेगा, डू। कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, कहते हैं सिंगुलर में डज लगता है, प्लूरल में डू लगता है। नहीं, अगर सिंगुलर में डज लगता है तो फिर तो आई के साथ भी डज लगेगा, लेकिन आई के साथ कभी डज नहीं लगता है, यह हमेशा ध्यान रखना है। डज का यूज केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में और डू का यूज बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब आ जाइए स्ट्रक्चर्स पे। अफर्मेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद उस सेंटेंस में जो भी वर्ब है, जो भी क्रिया है, उसकी फर्स्ट फॉर्म। इस टेंस में वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाता है। और इस बात को मैं आपको बहुत डिटेल में समझा रहा हूं बच्चों की तरह, इसी तरह से आपको सीखना है ताकि आप कोई गलती ना करें। अब आ जाते हैं SES पे। देखिए, सेंटेंस में जो भी वर्ब है, जो भी क्रिया है, उसके साथ में S या ES लग जाता है। लेकिन कब लगाया जाता है, जब सब्जेक्ट हमारा हो थर्ड पर्सन सिंगुलर। अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इनमें से कोई, ठीक है, ही है, शी है, दिस है, दैट है, इट है, कोई भी एक सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन है, ऐसे में अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो मैं क्या करूंगा, क्रिया के साथ, वर्ब के साथ एस लगा दूंगा या फिर ES लगा दूंगा। अब सवाल यह है कि कहां पर मैं एस लगाऊंगा
और कहां पर मैं ES लगाऊंगा? 99% केसेस में तो आप S लगा देते हैं। जैसे वो खेलता है तो खेलने को प्ले कहते हैं, प्ले के साथ लगा देते हैं S। लेकिन कुछ ऐसे केस हैं जहां पर वर्ब के साथ क्या लगता है? ES। कहां पर लगता है? एक हिंट के तौर पे अगर आप देखें, जब भी किसी वर्ब के एंड में होता है O तो ES लगता है और हम कह देते हैं गोज